नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 1 के 5 दिसंबर शिफ्ट 2 में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि प्रतिशत क्या है? तो यह हमें निकालना है। तो यहाँ पे लाभ दिया हुआ है 10% का और यहाँ पे कितना है 2 है, तो ओवरऑल लाभ कितना होगा 10 गुना 2, ये हो जाएगा प्लस 20%। और प्लस का मतलब है प्रॉफिट हुआ है। अभी इधर 20% की हानि होती है और यहाँ पे ये अनुपात के साथ कितना है 3 है, तो टोटल कितनी हानि हो जाएगी 20 या 60। इसको हम माइनस में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -60%। तो अभी हमें ओवरऑल हानि प्रतिशत निकालनी है। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो यह आ जाएगा -40%। और इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा -8%। और -8% का मतलब है कि उसको 8% की हानि होगी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती? निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। शुरुआत में कितने पुरुष थे 60 पुरुष और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया है, मतलब इस 60 पुरुषों ने 20 दिन काम किया होगा। तो टोटल काम यहाँ से कितना आ जाएगा 60 गुना 20 तो 1200 काम। और उसके बाद क्या हुआ 20 दिनों के बाद उसने 20 अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित कर दिया। तो पुरुष कितने हो गए 60 और प्लस में 20 तो 80 पुरुष हो गए। तो दिन कितने बचे 80 दिन थे टोटल और उसमें से 20 दिन चले गए तो 60 दिन बचे। तो मतलब 80 पुरुष 60 दिन काम करेंगे। तो यह आ जाएगा 80 और इंटू में 60, तो यह आ जाएगा 4800। तो इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा और यह आ जाएगा 6000। अभी हमें बताना है अगर ये अतिरिक्त पुरुष जो 20 पुरुष उसने अतिरिक्त नियुक्त किए हैं उनको नियुक्त नहीं किया गया होता तो ये काम कितने दिन में होता? तो टोटल वर्क है 6000 और स्टार्टिंग में पुरुष कितने थे 60 पुरुष थे। तो अभी ये 60 पुरुष 6000 काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो 6000 बटे 60 तो 100 दिन में इस काम को करेंगे। ये स्टार्टिंग में हमारे पास दिन कितने थे 80 थे और यहाँ पे लग गए 100, तो कितने ज्यादा लग गए 20 ज्यादा लग गए। और वही हमें बताना था कि कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे अगर हम वो 20 पुरुष अतिरिक्त नियुक्त ना करें तो। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दिया गया वृत्त चित्र 7 विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2160 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है PR तथा S की कुल बिक्री QT तथा U की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले हम PR और S को ऐड कर लेते हैं। P और इधर है R और इधर है S। अगर इन तीनों को ऐड करें तो 7 और दोनों और 1 10 और ये 8, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। अभी हम QT और U को ऐड करेंगे तो Q है यहाँ पे और T है ये और U है ये। अगर इन सब को ऐड करें तो 3 और 1 4 150 और ये 40 190 और 12 ये हो गया 202 डिग्री। अभी हमें बताना है PR तथा S की कुल बिक्री QT तथा U की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत कम है। अभी अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो यह आ जाएगा 92 और 2 94 और अपॉन में आएगा 202, क्योंकि हमें बताना है QT तथा U की कुल बिक्री से कितने प्रतिशत कम है। तो इसलिए 202 को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी अगर इसको कट करें तो यह आ जाएगा 101, 2 से कट करेंगे तो, और यह आएगा 47, तो यह आ जाएगा 4700 और डिवाइड बाय 101। तो सबसे पहले ये 4 पे जाएगा
अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन है जो 4 से स्टार्ट होता है और ये है ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात √3:√2 है तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। तो ये एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका एक बार और रूट कर देंगे तो साइड का रेशियो आ जाएगा। तो इसका एक बार और रूट करेंगे तो ये 4th रूट हो जाएगा और ये भी 4th रूट हो जाएगा। अब ये साइड का रेशियो आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको लिखते हैं 1 प्लस cos थीटा और अपॉन में 1 माइनस cos थीटा और इसका रूट भी है। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस cos थीटा से ऊपर और अपॉन में 1 प्लस cos थीटा से नीचे और ये पूरा रूट के अंदर आएगा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में ये है a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और इस पूरे का रूट। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा और इधर से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा और अपॉन में साइन थीटा। ऐसे ही अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 1 माइनस cos थीटा और अपॉन में साइन थीटा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो साइन थीटा एलसीएम तो cos थीटा से cos थीटा कट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये बचेगा 2 अपॉन में साइन थीटा। अभी अपने ऑप्शन देखें तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू कोसिकेंट थीटा। साइन को कन्वर्ट कर दिया कोसिकेंट में और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है, यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स का मान क्या है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये आएगा 1 इक्वल टू और ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा x की पावर 4 और माइनस a की पावर 4। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम इस तरफ लेके चले जाते हैं, तो यहाँ से x की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस a की पावर 4 और x की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा 1 प्लस a की पावर 4 और इस पूरे की पावर 1/4 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो हमें ये देखना है कि जो ये संख्या 11 है इसका एक मल्टीपल है, तो ये इसका एक मल्टीपल है क्योंकि ये संख्या 11 से डिवाइड होती है। उस केस में जो शेषफल आया है 17, इसको हम डायरेक्ट 11 से डिवाइड कर देंगे और हमारा शेषफल निकाल लेंगे। अगर इसको 11 से डिवाइड करें तो इधर से हमारा शेषफल आ जाएगा 11 कम 11 तो 6 आएगा और यही हमारा आंसर है और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो जो ए दिया हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है रूट बी के और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है और जो ए दिया हुआ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है सी क्यूब के। और यदि b इज इक्वल टू 27 और c इज इक्वल टू 2 होने पर a इज इक्वल टू 15 है, तो a इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 2 होने पर v ज्ञात कीजिए। अभी हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख सकते हैं, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट b और अपॉन में c क्यूब के। अभी ये सिंबल हटाते हैं, इधर से एक कांस्टेंट मान लेते हैं, तो a इक्वल टू हो जाएगा k इंटू रूट बी और अपॉन में सी क्यूब। अभी इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और इनटू में बी अपॉन में सी की पावर 6। अभी हमें बी दिया हुआ है 27 और सी दिया हुआ है 2 और ये होते हैं तो उस टाइम पे ए होता है 15,
तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 15 और इंटू में 15 और इक्वल टू के स्क्वायर और इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 27 और अपॉन में सी की पावर 6 तो 2 की पावर 6 ये होगा 64। तो इधर से के स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से इसको कट करें 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 9 से इसको कट करेंगे तो 9 तिया 27। तो के स्क्वायर की वैल्यू इधर से आ जाएगी 25 और इंटू में 64 और अपॉन में 3। अभी ये के स्क्वायर की वैल्यू आई है। अभी हमें बताना है जब a की वैल्यू 9 हो और c की वैल्यू 2 हो तो उस टाइम पे b की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में फिर से रख देते हैं। तो a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 और इक्वल टू के स्क्वायर की वैल्यू है 25 और इंटू में 64 और अपॉन में 3 और इंटू में b की वैल्यू हमें बतानी है तो b को ऐसे कैसे लिख लेते हैं और अपॉन में c की वैल्यू है 2 तो 2 की पावर 6 ये आ जाएगा 64। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो 64 से 64 कट होगा तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9 निम 81, 81 तिया 3 एकम 3, 3 अठे 24, 243 और बटे में 25। तो ये b की वैल्यू आई है और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है यदि एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 35 डिग्री है तो अन्य कोण ज्ञात कीजिए। तो वो समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल तो होगा 90 डिग्री का और दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस 35 तो यह आएगा 55 डिग्री और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें 2 कथन दिए हुए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अभी हमें ये वैल्यू दी हुई है और ये दी हुई है 4840 के इक्वल। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। अभी इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यह आएगा a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी तो यह आ जाएगा 199 और प्लस में इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी तो इधर 2 कम इधर 3 कम तो यह आएगा 195 और प्लस में इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 191 और ऐसे ही अगर इनको सोल्व करते जाएं तो ये लास्ट में हमारा आ जाएगा 22 प्लस 21 ये आ जाएगा 43 और इंटू में 1 उसको छोड़ देते हैं। अभी ये हमारी एक एपी सीरीज आई है जिसका कॉमन डिफरेंस है 4 क्योंकि यहाँ पे 4 का डिफरेंस और यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस। तो इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं तो a इक्वल टू 43 और लास्ट टर्म मान लेते हैं हम इसको तो l इक्वल टू हो जाएगा 199। अब इधर से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं मतलब n की वैल्यू निकाल लेते हैं तो लास्ट टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म और अपॉन में कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस को d मान लेते हैं d इक्वल टू हमारा है 4 तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर सोल्व करें 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 1 तो 4 से डिवाइड करेंगे और प्लस में 1 तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 3 हासिल 36, 4 निम 36 और प्लस 1 तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 40 के इक्वल। अभी इन सभी का जोड़ हमें निकालना है तो इन सभी के जोड़ का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 और इंटू में a प्लस l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म तो n की वैल्यू 40/2 तो ये आ जाएगा 20 और इंटू में a प्लस l इन दोनों को ऐड करें अगर तो ये आ जाएगा 242 और इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4840। मतलब जो ये फर्स्ट कथन है ये सही है क्योंकि इसकी वैल्यू आई है 4840 के इक्वल तो ये वाला कथन सही है। ऐसे ही अगर कथन 2 को चेक करें तो इसमें हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो ये हमारा आएगा के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। अभी हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा के की पावर 4 और माइनस 1 अपॉन के की पावर 4। अभी अगर हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा के की पावर 8 और माइनस 1 अपॉन के की पावर 8। अभी अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो कभी भी नहीं आएगी। तो जो ये कथन नंबर 2 है ये रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे है कोस स्क्वायर 35 डिग्री और प्लस में ये है कोस 55 डिग्री और इंटू में
साइन 35 डिग्री, तो इसको भी हम साइन में चेंज कर देते हैं, तो ये चेंज होके आ जाएगा साइन 35 डिग्री, और ये साइन 35 डिग्री और इनटू में साइन 35 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री और कोस स्क्वायर 35 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 35 डिग्री। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 प्लस में इधर है tan 34 डिग्री और अपॉन में cot 56 डिग्री, और ये दोनों अपोजिट फंक्शन होते हैं और इनके एंगल का जोड़ है 90 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो ये आपस में कट हो जाएंगे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको tan में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा tan 34 डिग्री और इधर से tan 34 से tan 34 कट हो जाएगा, तो यहाँ से भी आएगा 1, तो 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 80। तो ए बी का मान हमें बताना है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू होगी a माइनस बी और इनटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 3ab। अभी ये जो वैल्यू हमें दी हुई है वो इसमें रख देते हैं, तो इधर 80 आएगा और इक्वल टू में इधर आएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 3ab। अभी 2 से इसको कट करें तो ये आएगा 40, तो 4 इधर जाके इसमें से माइनस होगा, तो 36 इक्वल टू 3ab। तो इधर से ab की वैल्यू आ जाएगी 12 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो इधर हम छात्र ए को देखें तो इसने इधर 58% हासिल की है, मतलब ये 60 से कम है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ऐसे ही अगर बी को देखें तो यहाँ पे 36 है, तो इसको भी छोड़ देंगे। सी को अगर देखें तो ये 58 है यहाँ पे, तो इसको भी छोड़ देंगे। अभी अगर डी को देखें तो डी के सभी विषयों में 60% से अधिक अंक है, तो डी को हम काउंट कर लेंगे। ऐसे ही अभी अगर ई को देखें तो ई का इधर है 59%, तो हम ई को भी छोड़ देंगे। एफ को अगर देखें तो एफ के जो अंक हैं वो हर एक सब्जेक्ट में 60% से ज्यादा है, तो मतलब हम एफ को भी ले लेंगे। मतलब 2 ही हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके हर विषय में 60% से ज्यादा अंक हैं, तो ये हमारे 2 स्टूडेंट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है। तो कोई भी संख्या 9 से कब डिवाइड होती है, जब उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा और उसके बाद 3 शेषफल बचता है। तो हम ऐसा करते हैं, इनको 9 से डिवाइड होने के लिए चेक कर लेते हैं, और लास्ट में हमारा 3 शेषफल बचना चाहिए। तो 9 को हम कट कर देते हैं, 5 और 4 9 को कट कर देते हैं, तो यहाँ पे 8 शेषफल बचा है, लेकिन बचना कितना चाहिए था 3, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो 9 इधर 9 और इधर 9, ये कट हो जाएगा, ये आएगा 7 और 5 12, 12 में से भी हम 9 को कट करेंगे तो हमारा 3 शेषफल बचेगा, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। ऐसे ही अभी अगर ऑप्शन नंबर 3 को चेक करें तो इधर 9 को कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, तो ये पूरा कट हो जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही अभी अगर ऑप्शन नंबर 4 को चेक करें तो 9 कट हो जाएगा, 7 और 2 9 कट हो जाएगा, तो इधर बच गया शेषफल 6, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। तो राशि को हम 100 मान लेते हैं, 100 से हो जाती है वो 300, तो कितना ब्याज मिलता है 200 रुपये ब्याज मिलता है, और कितने साल में मिलता है, वो मिलता है 26 वर्ष में। अभी हमें बताना है कि कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, मतलब 100 से 500 होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। तो कितना ब्याज मिलेगा, यहाँ पे 400 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो ये कितने साल में मिलेगा, ये इसका कितने गुना है 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52 वर्ष, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका 2 छात्रों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है,
और क्वेश्चन में हमसे पूछा है सभी 6 विषयों में ए तथा बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस अगर देखें तो ए के ज्यादा है, बी के कम है। और कितने ज्यादा है ए के, 90 ज्यादा है, तो इसको लिख लेते हैं +90। इधर है 240 और यहाँ पे 420। इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो इधर 0, 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। तो ए के कम है तो इसको माइनस में लिख लेते हैं। इधर है 360 और इधर है 390। तो ए के 30 कम अंक हैं तो इधर है 300 और इधर है 210। तो ए के 90 ज्यादा है, इधर है 60 और इधर है 270। ए के कम है, वो है 210 कम। ऐसे ही अभी अगर इधर देखें, इधर है 330 और इधर है 120। तो ए के कितने ज्यादा हैं, तो 0, 1 और 2। तो 210 ज्यादा है। अब इन सबको ऐड करना है तो 210 से 210 कट होगा क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का। ऐसे ही 90 और प्लस में 90, 180, इससे ये कट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, इधर बचेगा 30। मतलब ए और बी के अंकों में 30 का डिफरेंस है और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि एक घन की भुजा की लंबाई 4.2 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है। तो घन की भुजा हमें दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। तो गोले की रेडियस हो जाएगी इसका हाफ, मतलब 2.1 सेंटीमीटर। और हमें बताना है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू है 22/7 और इंटू में आर क्यूब 21/10 और इंटू में 21/10 और इंटू में 21/10। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 7 या 21 से 21 कट हो जाएगा और यह आ जाएगा 22 चौक 88 और इंटू में 21 21 441 और अपॉन में इसके आएगा 1000। अभी अगर हम इसको सोल्व करें, अभी अगर हम इसको 80 और 400 मान ले तो ये हमारा आएगा 32,000 और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 32। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 कट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो भी आंसर आएगा 32 से ज्यादा आएगा। तो अभी हमारे पास बचे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। तो अभी हम मान लेते हैं 88 को 90। अभी इसकी मल्टीप्लाई करें इन दोनों की तो यह आ जाएगा 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36 का 6, 3 हासिल 9 चौक 36, 36 और 3 यह आएगा 39 और इधर लगेगा पॉइंट क्योंकि अपॉन में 1000 था। तो हमारा इधर आया आंसर 39.69। लेकिन जो भी हमारा एक्चुअल आंसर होगा इससे जरा सा कम होगा और ये वाला ऑप्शन है इससे बहुत ज्यादा है तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और उसकी वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे है cos x और इनटू में कोसिकेंट x। तो इसको हम लिख सकते हैं cos x और अपॉन में sin x और माइनस, इधर है sin x और इनटू में सेकेंट x। तो इसको हम लिख सकते हैं sin x और अपॉन में cos x और इसको हम लिख सकते हैं cos अपॉन में sin, ये होता है cot x और माइनस इसको हम लिख सकते हैं tan x। एक तरीका तो हमारे पास है, इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं कोई भी, और एक तरीका है इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x और माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में sin x और इनटू में cos x। अभी इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा 2 इंटू, और ये वैल्यू होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये होती है cos 2x की वैल्यू, और अपॉन में ये है 2 sin x और इनटू में cos x, ये होती है sin 2x की वैल्यू। ये आ जाएगा इधर से 2 इंटू cos 2x बटे में sin 2x, तो ये हो जाएगा cot 2x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू cot 2x। और यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट x की वैल्यू रख देते वो हम रख लेते हैं 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा cot 30, ये होता है √3 और माइनस 1 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2 बटे √3। अभी हम ये वाला एंगल ऑप्शन में भी रख लेते हैं तो इधर रखेंगे तो cot 30 आएगा √3, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। इधर अगर रखेंगे तो tan 60 तो ये भी √3 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इधर है cot 2x, तो cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3
तो ये 2/√3 नहीं आया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और यही हमने यहाँ से भी निकाल लिया था। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ कि शांत जल में एक नाव की चाल 5 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर है। मतलब हमें x की वैल्यू दी हुई है 16/3 किलोमीटर पर आवर, और हमें दिया हुआ है यह पाया गया है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा के साथ चाल हो जाएगी x प्लस वाई, और धारा के विपरीत चाल हो जाएगी x माइनस वाई। और जो टाइम का रेशियो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1:3। मतलब अगर धारा के साथ एक टाइम लगेगा तो धारा के विपरीत लगेगा 3। ऐसे ही अगर हम स्पीड का रेशियो निकालें तो वो हमारा आ जाएगा 3:1। और स्पीड है कितनी कितनी, ये है और एक ये है। अभी ये है धारा के साथ चाल और ये है धारा के विपरीत चाल, और इनका अनुपात है 3:1। अभी अगर इधर से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और 1 4/2, तो x की वैल्यू 2 आएगी। और अगर y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू आ जाएगी दोनों का डिफरेंस और डिवाइड बाय 2, तो 2/2, तो ये आएगा 1। और ये क्यों हुआ, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 3 के बराबर और x माइनस वाई की वैल्यू है 1 के बराबर। तो दो इक्वेशन सोल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू है कितनी 16/3, मतलब 2 की जो वैल्यू है वो है 16/3। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 8/3, और ये है किलोमीटर पर आवर में। और ये जो y है ये धारा की चाल है, लेकिन हमारे जो आंसर दिए हुए हैं वो मीटर प्रति सेकंड में दिए हुए हैं, और हमें धारा की चाल बतानी है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 8/3 और इनटू में इसको 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से इसको कट करें, 2 चौक 8 और 2 नीम 18, ये हमारा आ जाएगा 20 और अपॉन में 27 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत और प्लस में कम वजन प्रतिशत और डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 100 माइनस कम वजन प्रतिशत और इनटू में 100। इससे हमारा डायरेक्ट हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत आ जाएगा निकल के। अगर हमारी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर हमारी वैल्यू आएगी नेगेटिव में तो हमें लॉस होगा। अभी सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं। हानि कितनी है 11%, और उसको हम माइनस में लिखेंगे तो -11, और प्लस ये कम वजन 22%, तो इधर आएगा 22, और अपॉन में 100 माइनस 22 ये होगा 78, और इनटू में 100। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आएगा 11 अपॉन में 78 और इनटू में 100, 2 से इसको कट करें ये आएगा 39, और इधर से ये आएगा 50। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 550 और डिवाइड बाय 39, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आई है, मतलब हमें प्रॉफिट होगा। तो ये हानि वाले ऑप्शन जो है इनको हम कट कर देते हैं पहले ही। तो सबसे पहले जाएगा ये 1 पे, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 11 और 5 16, 160। तो अभी जाएगा फिर ये 4 पे पॉइंट, 39 गुना 4 वो होगा 156, क्योंकि 40 गुना 4 होता है 160, उसमें से 4 कम, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। इधर पॉइंट लगा दिया तो 1 0, तो फिर ये जाएगा 1 पे, मतलब हमें 14.1% का लाभ होगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। मतलब जिस व्यक्ति को चेंज किया है उसका वजन है 150 किलोग्राम, और वजन कितना कम होता है, वो होता है 5 पुरुषों का 3 किलोग्राम के हिसाब से, तो टोटल हो जाएगा 15 किलोग्राम। तो 150 में से 15 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 135 किलोग्राम, मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन होगा 135 किलोग्राम, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित तालिका मुंबई, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्टॉक एक्सचेंजों में क्रय विक्रय ट्रेड किए गए शेयरों को दर्शाती है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है सभी 4 स्टॉक एक्सचेंजों में कोलगेट के शेयरों की उच्च दरों का औसत कितना है। उच्च दर है यहाँ पे, और एक है यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और कोलगेट है यहाँ पे। इसमें है 34, और यहाँ पे 60, और यहाँ पे 25, और यहाँ पे 20। इन सभी को ऐड करके इसका एवरेज निकालना है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 94, इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये आएगा 45, इन सभी को ऐड करें तो ये आ जाएगा 9, और 9 और 4 13, 139। तो ये थे कितने 1 2 3 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, 4 चौक 16, फिर पॉइंट। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1 जो 34 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया होता है घन का 6a स्क्वायर, और a है साइड, और ये हमें दिया हुआ है 1536 के इक्वल। 6 से इसको कट करें तो 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, और 6 6 36। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16 के इक्वल। अभी हमें वॉल्यूम बताना है तो इसका क्यूब कर देंगे, तो 16 का क्यूब होता है 4096, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ या हानि होती है, यदि कोई हो। तो पहले तो किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, उसके बाद उसको 20% कम किया गया। तो इस केस में हमेशा कमी होती है, और वो कमी कितनी होती है, वो होती है 20 इंटू में 20 और अपॉन में 100। तो ये आ जाएगा 4% की कमी, मतलब हानि। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF क्रमशः सर्वांग है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है। यदि AB और DE बराबर हैं और वो 6 के बराबर हैं, तो यहाँ पे है AB और यहाँ पे है DE, तो ये 6 के बराबर है, इधर 6 लिख लेते हैं। BC और EF बराबर हैं, वो बराबर है 8 के, तो BC और EF बराबर है, ये 8 के इक्वल है। तो अभी हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो एंगल B है वो हमें 30 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, और हमसे पूछा है कि एंगल D प्लस एंगल C का मान क्या होगा। एंगल जो D है वो यहाँ पे है, और जो एंगल C है वो यहाँ पे है, मतलब जो एंगल C है वो एंगल F के भी इक्वल है, और जो एंगल B है वो एंगल E के भी इक्वल है। या तो हम ऐसा करते हैं एंगल D प्लस F निकाल दें, या फिर एंगल A प्लस C निकाल दें, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल क्या है, सर्वांग सम है। तो A प्लस C की वैल्यू अगर निकाल लें तो 180 में से हमें 30 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 150 डिग्री के इक्वल। क्योंकि एंगल B हमें दिया हुआ था 30 डिग्री, तो A प्लस C की वैल्यू बच जाएगी 180 माइनस 30, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।